अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। 92 न्यूज़ पाकिस्तान का जो प्रोमिनेंट न्यूज़ चैनल है, वहाँ पर वजीहा सवाती के हवाले से एक ब्रेकिंग न्यूज़ चली है जो अब तक पहुँचानी थी, और ये इंतहाई कंट्रोवर्शियल है। एंड ये इस केस में इसने नई डायमेंशन सेट कर दी हैं और एक चीज़ बड़ी वाज़ेह कर दी है कि ये केस शादी से पहले ही कुछ और था। निकाह नामा 92 न्यूज़ ने हासिल किया है और उन्होंने उस निकाह नामे के हवाले से जो डिटेल सामने लाई हैं वो आपकी खिदमत तक पहुंचाएंगे। मुझ तक नहीं पहुंच सका, आई एम ट्राइंग के 92 न्यूज़ के किसी रिपोर्टर से मैं वो निकाह नामा हासिल करूं। बहरहाल जो अहम चीज़ें, अहम नुक्ते हैं 92 न्यूज़ के जो डेस्क पर बैठे हुए कुछ लोग हैं उनसे मैंने हासिल की हैं, वो आपकी खिदमत में पेश कर देते हैं। लेकिन जो लोग नए हैं, बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि बर वक्त वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। अब वजीहा सवाती केस मुख्तसरन बता देता हूँ कि अमार कन्नियात पाकिस्तान आती हैं, उनका साबिक शोहर उन्हें किडनैप करता है, कत्ल कर देता है। 6 मुआवनी ने उनका जुडिशल रिमांड हो गया है जिन्होंने इस कत्ल में उसकी मुआवनत की, उसके वालिद, उनके नौकर, ये सारे लोग शामिल हैं। लेकिन अब जो 92 न्यूज़ निकाहनामा सामने लाया है उसमें तारीख पैदाइश भी गलत लिखी गई है और बहुत सारी चीज़ें जो गलत लिखी गई हैं। मिसाल के तौर पर 92 न्यूज़ के मुताबिक निकाहनामा में जो वजीहा सवाती हैं उन्हें शादी के दौरान जब उनका निकाह होता है, शादी होती है, उस वक्त उन्हें कंवारी शो किया गया है, यानी शी इज अनमैरिड। हालांकि उस वक्त उनका एक साबिक शोहर का कत्ल हो चुका था और वो 3 बच्चों की मां थी। अब ये निकाह नामे के अंदर के हकायक है। निकाह नामे में उनकी जो उनका पासपोर्ट है, जो उनका शनाख्ती कार्ड है, उसके अंदर जो वजीहा सवाती की तारीख पैदाइश है वो 1974 है। लेकिन जो निकाह नामा है उसके अंदर जो तारीख पैदाइश लिखवाई गई है वो 1990 लिखवाई गई है, यानी 1990 लिखवाई गई है। आप यूं कह लीजिए कि 16 सालों को हज़फ किया गया है उन्हें कुंवारी शो करने के लिए। निकाह रजिस्ट्रार की मोहर भी नाकाबिल शिनाख्त है। जिस मौलवी ने निकाह पढ़ाया उसकी मोहर भी काबिल शिनाख्त नहीं है, कोई पता नहीं किस मौलवी ने पढ़ाया। दैट्स वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल, इस पर डिटेल में बात करते हैं। 6 नवंबर 2014 को निकाह की तारीख लिखी गई है कि उस दिन निकाह होता है, लेकिन रिकॉर्ड के मुताबिक उस दौरान वो मुल्क में मौजूद ही नहीं थी, यानी वो पाकिस्तान से बाहर थी, वो बरतानिया में मौजूद थी और उस दौरान उसका निकाह हो जाता है। और जो निकाह है उसमें लिखा गया कि वो मौजूद थी और बाकायदा उनकी मौजूदगी में निकाह हुआ है। उसके साथ साथ हक महर जो वजीहा सवाती ने किया 32 एकड़ रकबा बदीन में और कुछ जमीन हंगू में भी वो दर्ज की गई बुनियादी तौर पर उनके हक महर में, जो कि अदा नहीं हो सका। 32 एकड़ जमीन किधर से हक महर दिया जाता, जो खुद अपनी एक कोठी के लिए उसने एक बंदे का कत्ल कर दिया है, वो किधर से देता। अब ये चीजें निकाह नामे के हवाले से बड़ी कॉन्ट्रोवर्शियल हैं। ये 2014 में निकाह होता है और निकाह अगर इतना कॉन्ट्रोवर्शियल किया गया है तो इसका मतलब बड़ा वाज़ेह है कि पहले से ही सोच बड़ी डिफरेंट थी, पहले से ही बड़ी वाज़ेह और एविडेंट सोच थी कि हमने सिर्फ जमीन हथियानी है, हमने सिर्फ पैसे हथियाने हैं। इस केस की बहुत सारी बंद गुत्थियां जो अभी तक खुली नहीं हैं। रिजवान हबीब के साथ इनकी मुलाकात कैसे होती है, रिजवान हबीब के साथ ये भी कहा गया कि काफ़ी अरसा इनकी गपशप रही है, इनकी अंडरस्टैंडिंग रही है, काफ़ी अरसा इन्होंने वक्त साथ गुजारा है और उसके बाद जाकर इन्होंने बुनियादी तौर पर निकाह किया है, शादी की है। लेकिन वो टाइम पीरियड क्या इनकी फैमिली की नज़र में था, क्या इन्होंने उसका बैकग्राउंड रिजवान हबीब का पूछा था, क्या उसकी मेंटल स्टेट के बारे में, ये बाकी चीज़ों के बारे में उनके पास क्या इंफॉर्मेशन थी, वो अभी तक सामने नहीं आई। दूसरी अहम बात यह है कि जो निकाह रजिस्ट्रार की मोहर है वो नाकाबिल शिनाख्त है। अब ये इस मुल्क का एक बड़ा मसला है, ये बड़ा एक लैक्यूना है और ये बड़ी खामियां हैं इस सिस्टम में कि अब निकाह जिसने करवाया उसकी मोहर भी नाकाबिल शिनाख्त है और कोई पता नहीं कि किसने निकाह करवाया और किसके कहने पर करवाया है। बदकिस्मती ये है हमारे मुल्क में कि हमारा जो मजहबी तबका है, जो मौलाना हजरात हैं, इनकी तनख्वाहें इतनी कम रखी गई हैं, इनके वसाइल रिसोर्सेज इतने कम रखे गए हैं और रियासत उसकी कोई रेगुलराइजेशन नहीं करती, उसको रेगुलर नहीं करती, चीज़ों को रेगुलेट नहीं करती माज़िद के साथ। इस वजह से बड़े मसाइल पैदा होते हैं और कोई भी मौलाना साहब को 2, 4, 5 हज़ार रुपये देखिए किसी के साथ भी निकाह कर लेता है। हमने सिंध में देखा कि हिंदू लड़कियों को ज़बरदस्ती मुसलमान किया गया और उसके बाद उनके साथ शादियां की गई और वहाँ पर जाकर मौलानाओं ने मुख्तलिफ जगहों पर जाकर उन्होंने गवाही दी है कि जी बिल्कुल ये बात ठीक है। दैट्स वेरी डिस्टर्बिंग, क्योंकि ये एक बड़ा मोतबर लोग हैं, मुफ्ती हजरात हैं, हमारी मजहबी क्लास है, पढ़े लिखे लोग हैं, शानदार लोग हैं, लेकिन उसके बावजूद चूंकि इनकी तनख्वाहें रेगुलराइज नहीं हैं, इनके मामला ठीक नहीं होते, तो ये 2, 4, 5 हज़ार रुपये के लिए ये जो चीज़ हुई है, ये जो अब सामने आई है कि निकाह रजिस्ट्रार की मोहर ही नहीं साबित हो रही और उन्होंने कैसे निकाह में लिखा कि उनकी मौजूदगी में निकाह हुआ है, जबकि वो उस वक्त निकाह की जो तारीख है अमेरिका में मौजूद थी वजीहा सवाती। और इसके ऊपर भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या अगर अमेरिका में मौजूद हूं तो टेलीफोन पे निकाह हो सकता है या नहीं हो सकता, अगर खातून खुद मौजूद ना हो। बहरहाल कुछ केसेस में हमने देखा है
کہ وہ ہو سکتی ہیں. نکاح میں اس میں انہیں کنواری شو کیا گیا جبکہ 3 بچوں کی ماں تھی. اور ویری امپورٹنٹلی 1974 اگر ان کی پاسپورٹ اور شناختی کارڈ کے اوپر عمر ہے, تاریخ پیدائش ہے, پھر نکاح پر 1990 درج کیسے ہو سکتی ہے؟ اب چلیں کم از کم شکل نہیں دیکھی, چلیں اگر خاتون دوسرے کمرے میں تھی, مولانا صاحب نے نکاح پڑھا دیا, لیکن جو تاریخ پیدائش ہے وہ سارے معاملات تو انہوں نے شناختی کارڈ سے دیکھنے تھے, بے فارم سے دیکھنے تھے, پاسپورٹ سے دیکھنے تھے, لیکن ان میں کیا کمی رہ گئی؟ تو دیٹ کلیئرلی شوز کہ انٹینٹ کیا تھی, کس مولانا حضرات کو بلایا گیا, کس نکاح رجسٹرار کو بلایا گیا, اور اگر نکاح نامہ ہی 2 نمبر تھا تو ان کے بعد جو ان کے تعلقات بنے ہیں, جس طرح سے انہوں نے زندگی ساتھ گزاری ہے, وہ اس پر بھی بڑے سوالیہ نشان پیدا ہوتے ہیں, اور وہ بھی اسلامی تعلیمات کسی بھی معاشرے کی ایتھکس کے خلاف ہیں. دیٹ از اگین a very big question. جوڈیشل ریمانڈ پر ہیں جی, اور مجھے ایک دوست نے, ایک رپورٹر نے راولپنڈی سے یہ چیز کنفرم کی تھی کہ پولیس کے ہاتھ کچھ نئی دستاویزات لگی ہیں. جب میں نے اس کے بارے میں ان سے مزید پوچھنے کی کوشش کی تو انہوں نے کہا کہ فی الحال میں آپ کو نہیں بتا سکتا کیونکہ حتمی چیز نہیں ہے. تو جب بھی وہ ڈاکیومنٹس کے بارے میں ہمارے جو دوست رپورٹر ہیں جو راولپنڈی سے کام کرتے ہیں ان کے پاس کوئی بھی اطلاعات آتی ہے تو وہ ڈیٹیلز بھی آپ کے سامنے رکھیں گے کہ کون سے ایسے نئے ڈاکیومنٹس ہیں جو بنیادی طور پر انہیں ملے ہیں, اور کون سی ایسی نئی چیزیں ہیں جو کہ نئی پولیس کے ہاتھ لگی ہیں اس کیس کے حوالے سے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہوگا دیکھنا کہ جب جوڈیشل ریمانڈ ان کا ختم ہوتا ہے تو اس کے بعد کیس ٹرائل میں جائے گا, پولیس چلان پیش کرے گی, ٹرائل میں جائے گا, تو ٹرائل میں کس چیز کا ٹرائل ہوگا اور کس چیز کے بارے میں پولیس باتیں کرے گی. ساتھ ساتھ گزشتہ 2 ویڈیوز میں میں نے 1-2 چیزوں کا ذکر کیا تھا, اور میں نے پاکستان کی جوڈیشری کے اوپر کچھ سوالات اٹھائے تھے, اس پر بالکل میں معذرت خواہ ہوں, چونکہ کچھ ایک لوگوں نے, بڑے معتبر لوگوں نے میرے ساتھ رابطہ کیا اور انہوں نے کہا کہ جناب آپ نے کچھ بڑی نامناسب باتیں کی ہیں جو کہ نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ ہر چیز کا ایک سسٹم ہوتا ہے, ایک میکینزم ہوتا ہے, اور جو بھی ہو وہ اسی سسٹم کے ساتھ چلتا ہے. تو پاکستان کی جوڈیشری ایک آزاد جوڈیشری ہے 1973 کے کانسٹیٹیوشن کے مطابق, تو اس کی بھی جو کارروائی ہے اس کا ایک پروسیجر ہے جس میں شہادتیں ہوتی ہیں, جس میں ملزمان کو پیش کیا جاتا ہے, ٹرائل ہوتا ہے, سارے ایویڈنس کی جانچ پڑتال کی جاتی ہے, میڈکس انوالو ہوتا ہے, میڈیکل انوالو ہوتا ہے, فورنزک ہوتا ہے, DNA ہوتا ہے, اور یہ سارے حقائق جب ملتے ہیں تو اس کے بعد ہی جا کر کوئی کیس کو منطقی انجام تک پہنچایا جاتا ہے. شاید انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ کے جذبات کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلے نہیں ہو جاتے کہ شام کو صبح بندہ پکڑا جائے اور شام کو کسی کو پھانسی دے دی جائے. بہرحال سوالات اپنی جگہ پر ایک ضرور موجود ہے کہ کیا جوڈیشری کا جو پروسیس ہے اتنا جو لانگ ٹرم چلتا ہے, کیا اس کے اندر بہتری ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی. یہی مختصراً سوال ہے, اور یہ میرے خیال میں پاکستان میں رہنے والے, دنیا میں رہنے والے جتنے بھی لوگ ہیں ان کا بھی یقیناً یہی سوال ہوگا کہ کیا ٹائم فریم اس کو کم کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ جو مجرمان ہوتے ہیں بڑے شاطر ہوتے ہیں, بہت سارے ایویڈنس کو, ریکارڈ کو بعد میں آ کر وہ ٹیمپر کر لیتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی. اللہ حافظ.